कभी खेतों को हल से जोता जाता था, उस हल की जगह आज ट्रैक्टर ने ले ली है। ठीक उसी तरह सिंचाई के लिए पहले कुएं से पानी रहट चलाकर निकाला जाता था और आज वही काम बिजली से चलने वाले मोटर पंप कर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने खेती किसानी को आसान बनाने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हर आधुनिक तकनीक से हमारे किसान भाई बहन वाकिफ हो। इसी मकसद से हम लेकर आए हैं आपके लिए ये प्रोग्राम डिजिटल किसान। इस प्रोग्राम के जरिए हम हर उस नई टेक्निक की जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो आपकी खेती के लिए जरूरी है, और जानकारी को लेकर हमें अपडेट करता है इंटरनेट, और आपको इंटरनेट की जानकारी देता है हमारा ये प्रोग्राम डिजिटल किसान, जिससे आप बनते हैं डिजिटली साक्षर और स्मार्ट किसान। नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी आप सभी का प्रोग्राम डिजिटल किसान में स्वागत करती हूं। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे इस प्रोग्राम डिजिटल किसान के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला डिजिटल पाठशाला, जहां हम ऑनलाइन एप्स और उन्हें कैसे यूज करें इसकी बात करते हैं। दूसरा अर्थनीति, जिसमें बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। तीसरा और आखिरी सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ, जिसमें किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला। डिजिटल किसान में आज की डिजिटल पाठशाला है बहुत ही खास इसलिए क्योंकि आज हम जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसे अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच या एग्रीकल्चर एवोल्यूशन कह दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जी, सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये एग्रीकल्चर के फील्ड में कैसे एप्लीकेबल है, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे अपने एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता जी के जरिए, जो न सिर्फ इस फील्ड में माहिर हैं बल्कि एमएचए के फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप गुप्ता जी हमारे इस शो में, जिसका नाम है डिजिटल किसान। आज हमारे बीच प्रदीप गुप्ता जी हैं। ये एक टेक्नोक्रेट हैं, साथ ही ये भूतपूर्व राष्ट्रपति के निजी सचिव रहे हैं और साथ ही ये एआई इन एग्रीकल्चर के मेंटर भी हैं। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे यही कि ये जो एआई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा वर्ड बताता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से ये इंटेलिजेंस क्रिएट की गई है। अगर आप इसमें जाएं तो इसकी शुरुआत हम देखेंगे, जैसे कंप्यूटर का जब जन्म हुआ था आज से करीब 70-80 साल पहले, उस समय ही ये एआई भी उसी का इंटीग्रल पार्ट था, लेकिन कुछ कारणवश टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, तो इतने इस जो आज हम फॉर्म में देख रहे हैं नहीं था। तो जो कंप्यूटर में अगर हम देखें तो वो बिट्स में काम होता है, जो 0-1 के उसमें उसकी एक लिमिटेशन थी। अब एआई जब जैसे हार्डवेयर आ गया तो उसमें जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, उसमें की कोई भी इक्वेशन का जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो सेट इक्वेशन की वजह से सेट कैलकुलेशंस के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके बाद हमको रिजल्ट मिलता है। एल्गोरिथम भी प्रिसाइसली यही चीज है कि हम उसमें एक सेट इंस्ट्रक्शंस होता है, उसमें हम लोग कैलकुलेट करके फिर वो अराइव करते हैं कंक्लूजन पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग इस तरह से ये क्रिएट करते हैं, और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जैसे जैसे इसको हम डेटा फीड करते हैं, यानी कि और इन्फॉर्मेशन उसी तरह की फीड करते हैं, वो अपने आप लर्न करता है और इम्प्रूव करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डेटा उसका फ्यूअल है एआई का, और डेटा पे ये डिपेंडेंट है। तो सर एग्रीकल्चर में किस तरह से एप्लीकेबल है एआई? क्रॉप की पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्रॉप का वेस्टेज रोक सकते हैं, आपका वेदर का प्रेडिक्शन अच्छा कर सकते हैं। हम जैसे आपको प्रिसिशन फार्मिंग जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, और ड्रोन का भी यूसेज उसी में ही आता है। इस तरह के कई यूसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट का है, वैल्यू चेन सप्लाई चेन का पूरा इंटीग्रेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि किस मंडी में आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा और कितने प्राइस हमको प्रिडिक्टिव उसमें बता दिया जाएगा कि अगर हम ये लगाएंगे तो आने वाले दिनों में उसकी ये प्राइस हो सकती है। तो ये एआई से इसके मॉडल्स बनाने पड़ेंगे मैथमेटिकल, और उसके बेसिस पे हम ये पूरा कैलकुलेट करके एक असेसमेंट कर सकते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को एग्जाम्पल के साथ बताएं कि किस तरह से आपने जिक्र किया ड्रोन का, तो ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किस तरह से किया जाता है यील्डिंग को बढ़ाने के लिए? तो ड्रोन में यह है कि वो स्कैन करके एंड वो सेंस करके उतना ही स्प्रे करेगा, एक ये है ड्रोन का। दूसरा है कि अगर क्रॉप की हमको इमेजिंग करके एस्टिमेट करना है कि उसकी क्या वैल्यू है, वो भी है, ड्रोन से भी करते हैं, सैटेलाइट से भी करते हैं। तो ये एक ड्रोन का एडवांटेज है।
इसके अलावा हम लोग और कई तरीके से एग्जाम्पल का जो आपने बात की पेस्टिसाइड या पेस्ट डिटेक्शन के लिए हम लोग ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जो एप्लीकेशंस किए हैं, जिसमें हम लोग जैसे आप बॉडी की कैट स्कैनिंग करते हैं, हम प्लांट की स्कैनिंग करेंगे और उसके बाद हम डिटेक्ट करेंगे उसमें कुछ डिजीज लगने वाली है क्या, और अगर लगने वाली है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले से कर लेंगे तो वो डिजीज से बच जाएगा और हमारी वो क्रॉप सेव हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्रोन की और आपने जिक्र किया सैटेलाइट मैपिंग का भी, तो दोनों किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में? ये दोनों का बहुत प्रिसिशन फार्मिंग में बहुत बड़ा रोल है, दोनों का, सैटेलाइट का भी और ड्रोन का भी। कई डेटा होते हैं जो सैटेलाइट के हमारे जो लिमिटेशन है कि रेजोल्यूशन जो अवेलेबल है, हालांकि बहुत सारे सैटेलाइट हैं, लेकिन हम लोग जो कॉम्बिनेशन में करते हैं सैटेलाइट का डेटा के बाद ड्रोन से हम नियरेस्ट रेजोल्यूशन पे ले करके फिर उस पे हम लोग वो एक्शन के लिए करते हैं। सैटेलाइट से तो हमको इमेज मिल जाती है, बट ड्रोन से हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी कि हम एक्शन भी कर पाते हैं उससे, वहां पर जाकर के हम लोग स्प्रे कर लेते हैं या हमको कोई और एक्शन लेना है ड्रोन के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। बड़े फार्म में हम लोग को करने के लिए आदमी लगाने पड़ेंगे, उसकी जगह ये काम कम टाइम में और ज्यादा प्रिसिशन के साथ होगा। ये ह्यूमन इंटरवेंशंस ऑलमोस्ट रूल आउट हो जाता है उसमें। बिल्कुल, ये जो टेक्नोलॉजी है काफी यूनिक और मॉडर्न साउंड करती है, तो क्या एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल का फार्मर है वो इसे किस तरह से इस्तेमाल में ला सकता है सर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिंकी। ग्राउंड लेवल के फार्मर के लिए ही सारा अरेंजमेंट हो रहा है। क्या है कि ये जो टेक्निक है ये अभी इनिशियल स्टेज में है कंट्री में, और पूरे वर्ल्ड ओवर भी देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत जगह बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बट यस यूएस में, चाइना वगैरह में काफ़ी है एडवांस। तो ये जो इंडिविजुअल फार्मर्स है वो लोग को अपने खेत पर असेसमेंट जैसे इरिगेशन का करना है, तो इरिगेशन का एक प्रिसिशन इरिगेशन कम से कम पानी में और एकदम प्रिसाइज, कई बार हम लोग देते हैं कि पाइप खोल दिया और किसान ने और कहीं पे नहर भर गई और ज़्यादा डैमेज हो गया या नहीं हुआ, इसमें ये चीज़ नहीं पड़ेगी हमको। और यहाँ पे हमको एडवांटेज मिल जाएगा कि इतना हमको, जैसे ड्रिप इरिगेशन का कंट्रोल में सैटेलाइट या ड्रोन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो ये एक है। बट छोटे किसान के लिए ये जरा दिक्कत वाली चीज होती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें का कॉस्ट होता है। तो एक है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम जो बना है हम लोग की कंट्री में, कई लोग मिल करके ये कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी से पेस्ट डिटेक्शन के लिए बताया, तो ये गॉगल की कीमत अकेले 8-10 लाख रुपए होती है, लेकिन इसके पहनने के बाद वो स्काउट जा करके और वो डिटेक्ट कर लेगा। तो कई सारे किसान मिल करके एफपीओ के थ्रू ये एक गॉगल खरीद लेते हैं और अपने खेत का सर्वे वो पूरा प्रिसाइसली करा लें। वो करने में 4-6 दिन 10 दिन लगेंगे, लेकिन ये है कि हाँ, इसको हमको मिलने के बाद डेटा हमको अपने खेत की ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हैं। कई जगह हम लोग ने देखा है कि एडवाइजरी सर्विसेज आ रही हैं, तो ये एडवाइजरी सर्विसेज कुछ स्टार्टअप जिनके साथ हम लोग भी उनके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग भी करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लोग आएंगे आपके यहाँ पे, आपसे कुछ बहुत मिनिमल अमाउंट होता है वो चार्ज करते हैं पर मंथ या पर ईयर के बेसिस पे, और वो सर्विस आपको करके आपको डेटा दे देंगे और आप फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट या जो अपनी बाकी खेत में जो एक्शन लेना कर सकते हैं। इवन सॉइल का न्यूट्रिएंट कंडीशन तक हम लोग बनाते हैं, वाटर की कंजर्वेशन, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, कितनी रिक्वायर्ड है, ये भी असेसमेंट करके बताएंगे। तो आप एकदम प्रिसाइज मात्रा में आप उसको यूज कर पाएंगे। जो हमारे किसान भाई बहन आज हमारे शो को देख रहे हैं, आई एम श्योर कि उनके दिमाग में या दिल में ये जरूर आ रहा होगा कि अगर हम चाहें तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय कहाँ से उन्हें मिल सकती है सर? हाँ, ये हम सब जगह सारे फोरम में यही बता रहते हैं कि हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें। पहली बात तो यही, इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि एआई क्या है और कैसे करना चाहिए यूज उसका। जब उनको उसका एक एडवांटेज लगता है, देखिए बिजनेस में उनको लगता है कि विन विन सिचुएशन है, तब वो उसको अडॉप्ट करेंगे। एआई के कृषि विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र में भी हैं, कई जगह खोले गए हैं ट्रेनिंग के लिए, लोगों को
बताया जाता है। आईसीआर ने भी अपने यहाँ ये इनिशिएटिव्स लिए हैं और वहाँ पर भी काम करते हैं। अगर आप देखेंगे पूसा कृषि मेला वगैरह में वहाँ पे स्टार्टअप्स को बुलाया जाता है। हमारा ये कहना है कि जरूर जाएं और स्टार्टअप्स के साथ आप बात करेंगे, क्योंकि ये बात शायद वहाँ पर आपको मिले कि हाँ कैसे लोग आपको ये बताएंगे और कैसे अडॉप्ट किया जाता है इसके बारे में। नहीं हो तो आपके नियरेस्ट सेंटर पे कहाँ पे मिल जाएगी ट्रेनिंग, को फायदा हो जाएगा इसमें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने जानकारी दी है अपने एक्सपर्ट गुप्ता जी के थ्रू एआई पर, उससे आपको प्रोग्रेसिव फार्मिंग में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही कहीं ना कहीं आपको ये जो टेक्नोलॉजी है एक स्मार्ट खेती करने में भी मददगार साबित होगी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे व्यूअर्स को आपने काफी अपडेट कर दिया आज एआई बताने के बाद, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी अर्थनीति सेगमेंट में, जहां आज बात होगी एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। अपने सेगमेंट अर्थनीति में आज हम बात करेंगे एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। अ वेरी वार्म वेलकम साहिल जी इन आवर शो डिजिटल किसान। तो जैसा कि आज आपको मालूम ही है, हम बात करने वाले हैं एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, क्या है एनएससी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम एनएससी की बात करते हैं तो एनएससी का अगर देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। अगर हम हिंदी में इसकी बात करते हैं तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1989 से शुरुआत की गई थी, जब भारत के अंदर किसी भी तरीके का प्राइवेटाइजेशन बैंक के नहीं था, कोई भी सरकारी बैंक नहीं था। इसका मूल उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना था। उस समय अगर हम देखते हैं कि वैसे अगर आज भी हम देखते हैं कि हमारी ज्यादातर आबादी जो है गांवों के अंदर ही बसती है, और उनका उद्देश्य गवर्नमेंट का यही था, भारतीय गवर्नमेंट का, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करें। इसलिए इस योजना की उस समय शुरुआत की गई थी, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करती है कि इसके अंदर जो है लोग अपनी बचत करें, और इस बचत के जरिए वो एक इंटरेस्ट के रूप में भी कुछ धन कमा पाए। यही इसका एक मेन उद्देश्य था। मेन उद्देश्य हमने जान लिया कि बचत जो था इसका मेन उद्देश्य था। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितने तरह के होते हैं? देखिए, जब इसकी शुरुआत की गई थी तब तो इसको दो तरीके से इसके टर्म्स को डिसाइड किया गया था, जो 5 साल और 10 साल के लिए हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 2015-16 का जो सेशन आया था, वहां पे जो था 10 ईयर की जो टर्म्स है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अगर हम आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 5 साल के लिए एक लॉक इन पीरियड होता है। इसी के लिए ही हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर साहिल जी बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो क्या कुछ है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसी भी एनआरआई को ये अधिकार नहीं है कि वो एनएससी सर्टिफिकेट ले सकता है। तो भारतीय नागरिक होना इसके लिए सबसे पहला मेन जरूरी है। इसके अलावा कोई अन्य जैसे HUF होते हैं वो भी जो है इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हम उसकी बात करें एज लिमिट की, तो 10 साल से ऊपर अगर होते हैं तो वो इसके अंदर अपना अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। माइनर भी जो है इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर उसके लिए जो है उसके लिए ग्रेजुएट गार्जियन जो है होते हैं उसके थ्रू जो है माइनर जो है अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो क्या कुछ चाहिए होंगे?
देखिए, अगर इसके हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगे, जो आपके रिसेंट पास फोटोज होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपका एक रेजिडेंशियल एड्रेस का इसके अंदर प्रूफ लगता है। ये मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको इसके अंदर आपको देने होते हैं जी। और अगर बात करें टैक्स की, तो क्या जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, कोई टैक्स लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर जो हम इसके अंदर इंटरेस्ट के रूप में जो हम इनकम करते हैं, वो अगर हम देखें तो 80C के अंडर का जो है हम उसको डिडक्ट करवा सकते हैं। मतलब इसके ऊपर जो है किसी भी तरीके का TDS जो है डिडक्शन नहीं होता है। जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरह हमारी इनकम ही होती है। इसके अलावा जो इनकम जो हमारी हो रही है, इसको हम 80C के अंतर्गत जो है लागू करके जो है हम डिडक्शन भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और अगर इसके टाइम फ्रेम की हम बात करें तो क्या टाइम फ्रेम रहता है? मिनिमम लिमिट क्या है इसकी और मैक्सिमम क्या है? देखिए, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो इसका एक ही टाइम फ्रेम करंट जो चल रहा है वो 5 ईयर का है। जैसे मैंने बताया कि पहले जो थी 2 तरीके की टर्म्स चला करती थी, लेकिन 2015-16 के बाद से 10 ईयर का जो टाइम फ्रेम है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो अगर हमें NSC सर्टिफिकेट अगर हम लेते हैं, गवर्नमेंट से परचेज करते हैं, तो वो 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के साथ ही आता है। तो वो उससे कम के लिए भी नहीं होता और 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और आपको विड्रॉल लेना होता है। और आपको उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको फिर से NSC लेना होगा। NSC में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है? देखिए, NSC जो है एक प्रॉफिटेबल, अगर हम बात करते हैं तो वो इंटरेस्ट के टर्म्स में अगर हम देखते हैं तभी वो प्रॉफिटेबल है। हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो हम अमाउंट इसके अंदर डाल रहे हैं वो हम 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक लॉक इन पीरियड जो है 5 साल का रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है, जैसे हम अभी जो करंट रेट चल रहा है 7% का चल रहा है, हर क्वार्टर में जो है इसके इंटरेस्ट की एक समीक्षा की जाती है। लेकिन ये 100% सिक्योर है। आपको जो है साल दर साल 7% के हिसाब से जो है ब्याज मिलेगा। तो एक आपकी एक सिक्योर इनकम जो है जनरेट होती है और इससे आपको एक सेफ्टी मिलती है कि जो आपने अमाउंट इसके अंदर डाला था उसके ऊपर आपको एक 7% के अप्रोक्स जो है रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने इससे पहले बात की थी FD की भी, फिक्स डिपॉजिट, तो आपने बताया इसमें 7% का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलता है। तो FD और अगर दोनों में NSC में हम कंपेयर करें तो विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल? जी बिल्कुल रिंकी जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। ये अक्सर लोगों के लिए एक कंफ्यूजन का विषय रहता है कि अगर हम FD के साथ जाना चाहें या NSC के साथ जाएं। देखिए, अगर हम FD और NSC को कंपेयर करते हैं तो देखिए इनके दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कहीं पे प्लस या माइनस होते हैं। अगर हम NSC की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक 5 ईयर का एक लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई अमाउंट जो मुझे 5 साल तक मेरे को जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ही मैं NSC की ओर रुख करूं और उसके अंदर मैं अपना पैसा डिपॉजिट करूं। लेकिन FD के अंदर क्या होता है कि हम 7 दिन से लेकर 5 साल या 7 साल के लिए भी जो है FD करवा सकते हैं। तो वहां पे जो है एक हमें टाइमिंग की एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो NSC के अंदर हमें नहीं मिलती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए ही पैसा डिपॉजिट कराना है कि मेरे को पैसा कब जरूरत पड़ेगा। अगर मुझे शॉर्ट टर्म में यूज पड़ सकता है तो मुझे FD में जाना चाहिए, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसा मुझे 5 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगा तो ऐसे केस में मेरे लिए NSC ही बेटर है और वहां पे मुझे उसके अंदर ज्यादा ब्याज के साथ ज्यादा इनकम मिलेगी। साहिल जी, आपसे फिर भी ये जानना चाहूंगी कि NSC अगर करा लिया है और 5 साल से पहले जरूरत पड़ गई है तो उस कंडीशंस में क्या होता है? कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने सोचा तो था कि 5 साल के लिए मुझे ये पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको ये पैसे की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, सबसे ज्यादा पहला केस तो यही हो जाता है, डिपॉजिट करता है उसकी डेथ हो जाए। अगर वो डेथ हो जाए 5 साल से पहले तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो अमाउंट था वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर की जा सकती है। इसके अलावा क्या हो जाता है कि अगर मान लो कोई डेथ थ्रेटनिंग हो जाए, मतलब कोई ऐसा केस हो जाए कि जिसमें हमें लगता है कि हमारी डेथ हो सकती है और हमें पैसा चाहिए कोई हॉस्पिटल के इलाज के लिए, उस केस में जो है हम 5 साल से पहले इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक केस और हो सकता है कि कोर्ट हमें अलाउ कर दे। कोर्ट इस केस में अलाउ करता है कि अगर कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो जाए पर्सन को, उस केस के अंदर कोर्ट जो है अलाउ कर सकता है कि आप जो है इसको 5 साल से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज अदर कोई केस नहीं है जिसके अंदर ये विड्रॉ हो सकती है। बिल्कुल। और जब हम ये अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या कुछ डिडक्शन हमें फेस करना पड़ता है या हमें पूरा अमाउंट दे दिया जाता है? जी, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमारा बिल्कुल सेफ होता है, वो हमें एज इट इज मिल जाता है। लेकिन जो अगर हम इंटरेस्ट के पार्ट पे देखते हैं तो हमें वहां पे जो है थोड़ा बहुत एक खर्चा जरूर होता है, लेकिन हमें उस पार्ट थोड़ा सा डिडक्शन ऑफ पार्ट होने के बाद वो हमें मिल जाता है।
बिल्कुल, यहाँ पे अब ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। साहिल जी हमें बताएं। मेजर टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो मेजर कंडीशन यही है कि आपका जो लॉक इन रहता है वो इसके अंदर 5 ईयर तक का रहता है। जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो जो एट अ टाइम ऑफ डिपॉजिट जो डिसाइड हो जाता है वही आपको मिलता है। ठीक है, ऐसा जैसे अगर मान लीजिए आप जो डिसाइडेड अमाउंट है आरबीआई की ओर से 7% है, तो आपको 7% के अकॉर्डिंग ही जो आपकी पासबुक में नोट होगा उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अगर क्वार्टर बाद अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाता है तब भी आपको 7% के हिसाब से ही 5 साल के लिए आपको यही इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक ये इसकी मेजर कंडीशन हो जाती है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये काफी सेफ है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एनएससी में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। साहिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी बेहतरीन जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी सरकारी योजनाओं से लाभ में जानेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसकी मदद से हमारे किसान भाई बहन अपनी फसल से अच्छी उपज ले सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में, और हम आप पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में जिसमें आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ग्रामीण भंडारण योजना। हमारे देश में जब नई फसल आती है तो बाजार में उसके भाव काफी नीचे चले जाते हैं। कई बार तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ जाती है। खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों पर इसकी बहुत ज्यादा मार पड़ जाती है। दूसरी ओर हर साल करीब 6% खाद्यान्न कटाई के उपरांत नष्ट हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह देश में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध न होना। हालांकि भारतीय खाद्य निगम के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण के लिए किया जाता है। ऐसे में किसानों को या तो भंडारण सुविधा मिल ही नहीं पाती या फिर प्राइवेट भंडार गृहों का सहारा लेना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए ही सरकार ने 1 अप्रैल 2001 को ग्रामीण भंडारण योजना शुरू की गई थी। एक ऐसी योजना जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में नए गोदामों का निर्माण और पुराने गोदामों का नवीनीकरण और विस्तार है। योजना खासतौर से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने और ग्रामीण इलाकों में मार्केटिंग के ढांचे को मजबूती देने के लिए है। ये ऐसे गोदाम हैं जो खाद्यान्न का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सकेंगे और उसकी गुणवत्ता भी बनाए रखेंगे। इन गोदामों में फसलों को क्षति नहीं पहुंचेगी और वो कीट या फिर चूहों से भी सुरक्षित रहेंगे। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की जरूरत पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना, वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी समाप्त करना, कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरुआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना और निजी एवं सहकारी क्षेत्र में भंडारण आधारित संरचना में निवेश के रुझानों को बढ़ाना। योजना के अनुसार उद्यमियों को इस बात की आजादी है कि वो अपने वाणिज्यिक फैसले के मुताबिक किसी भी जगह पर गोदाम का निर्माण कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गोदाम का स्थान
नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं से बाहर हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण गोदाम भी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। गोदाम बनाने की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे गोदाम का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा। गोदाम हवादार होगा, जिसमें रोशनदान और खिड़कियां लगी होंगी। गोदाम का जल अवरोधक होना भी जरूरी है, यानी उसका फर्श और दीवारें सीलन रोधी होंगी। पक्षियों से सुरक्षा के लिए जाली वाली खिड़कियों या रोशनदान लगे हों। कीटाणुओं से सुरक्षा हो, जिसमें अस्थायी सीढ़ियों के साथ ऊंचा पक्का प्लेटफॉर्म चूहा रोधक व्यवस्था सहित होना चाहिए। जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो। चोरी और आग पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। सामान लादने और उतारने के भी उचित इंतजाम हो। इस योजना को नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के जरिए लागू किया गया है। किसान आसानी से गोदाम बना सकें, इसके लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था है। किसानों को गोदाम बनाने की लागत में 25%, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी इलाकों और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित किसानों के लिए ये छूट 33.3% है। वहीं एकल व्यक्तियों, निगमों और कंपनियों के लिए छूट 15% है। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल किसान की आज की हमारी इस पेशकश में दी गई तमाम जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपके पास कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा पता है digital.agrikisan@gmail.com। वादा करते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए और नई डिजिटल जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। डिजिटल किसान के प्रायोजक थे